नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल एक नए संदर्भ की, और वो जो नया संदर्भ है वो है दक्षिण भारत का इतिहास। बहुत सारे लोगों की मांग थी कि दक्षिण भारत के इतिहास को हम शुरू कर दें, और काफ़ी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है, क्योंकि उत्तर भारत के निवासी होने के नाते हम लोग दक्षिण भारत से ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते, और इस वजह से दक्षिण भारत का इतिहास हमारे लिए एक जटिल समस्या के रूप में रहता है। अब हम कोशिश करते हैं आज से इस क्लास को स्टार्ट करते हुए कि दक्षिण भारत का इतिहास भी आपको उतना ही सरल लगे जितना कि उत्तर भारत का इतिहास। शुरू करते हैं इतिहास के संदर्भ को। एक मैप के माध्यम से हम इसे स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, और इस दक्षिण भारत में हमें कई राजवंशों को क्रमशः पढ़ना है। जो महत्वपूर्ण राजवंश हैं वो सारे जिक्र करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैप के माध्यम से हम देखने की कोशिश करें परिस्थितियों को, और मैं आपको बातचीत की तरफ लेकर जा रहा हूँ लगभग 6वीं और 7वीं शताब्दी की तरफ। 6वीं और 7वीं शताब्दी से ही बहुत ज़्यादा संदर्भ हमें प्राप्त होते हैं, और बहुत सारे राजवंशों का जिक्र होगा। देखिए, इस मैप को देखिए आप। इस भारत के नक्शे में ये जो एक लाइन मैंने बनाई ये है नर्मदा, और नर्मदा जो है ये हमेशा से भारत में इतिहास की दृष्टि से उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली एक रेखा के रूप में स्वीकार की जाती है। यदि हम ये कहें कि उत्तर भारत में 7वीं शताब्दी के संदर्भ में अगर एक बड़े राजवंश का नाम मैं लूँ तो ये बड़ा राजवंश है हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन का जो वंश है इसे आप पुष्यभूति या वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर भारत का जिक्र करना अनिवार्य है, क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी युद्ध होंगे, जितनी भी साम्राज्य विस्तार की सीमाएं होंगी, उसका निष्कर्ष यहीं से निकल कर आएगा। यहाँ वल्लभी के क्षेत्र में, वल्लभी गुजरात के क्षेत्र में एक राजवंश आपको दिखाई देता है जो मैत्रक वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा इस दौर में यदि हम बंगाल साइड में चले जाएं तो यहाँ पर गौड़ वंशीय शासक दिखाई देंगे आपको, जहाँ पर मुख्य रूप से शशांक का जिक्र किया जाता है। और यदि हम दक्षिण भारत की बातचीत को शुरू करें तो इस पूर्वी तट से हम बात को स्टार्ट करते हैं। पूर्वी तट पर सबसे पहले ऊपर की ओर वेंगी का क्षेत्र, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये यहाँ पर लगभग पल्लव, पल्लव के बाद इससे नीचे कनेक्टेड एरिया चोल, चोल के बाद और चले आइए पांडे। ये राजवंश आपको पूर्वी सीमा पर मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। इसके बाद देखें पश्चिम के क्षेत्र में, या यूं कहिए नर्मदा के टच वाले एरियाज को, तो यहाँ पर एक छोटा सा राजवंश आपको दिखाई देता है, और ये है कदम्ब वंश। कदम्ब वंश जिसकी राजधानी बनवासी कर्नाटक रही। इसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर एक बड़ा राजवंश हमें देखने को मिलता है, और ये जो बड़ा राजवंश है जिसमें बाद में कदम्ब वंश भी शामिल हो जाएगा, ये है वातापी के चालुक्य। इसी के स्थान पर आगे जाकर जब हम बात करेंगे तो यहीं आपको एक और राजवंश विकसित होता दिखाई देगा, वो होंगे राष्ट्रकूट, जिनका मुख्य क्षेत्र कर्नाटका रहने वाला है। और इसी के बाद राष्ट्रकूटों के बाद यदि मैं बात करूं तो यहीं पर आएंगे कल्याणी के चालुक्य। तो इनको आपको क्रमशः रखना है कि वातापी के चालुक्य कहाँ थे, इस स्थान पर, और
उसके बाद राष्ट्रकूट आए और राष्ट्रकूटों के बाद आए कल्याणी के चालुक्य। तो इन तीनों का जो क्षेत्र है वो लगभग समान है और इनको एक क्रमशः स्थिति में हमें पढ़ना होगा। इसके बाद पश्चिमी सीमा पर, दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर नीचे की ओर यदि हम जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ आपको मिलता है चेर वंश, और चेर वंश जो है ये मुख्य रूप से केरल के क्षेत्र में आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको एक बार हम कंठस्थ करने की कोशिश करें, इस मैपिंग को समझने की कोशिश करें। दक्षिण भारत में देखिए वेंगी के चालुक्य यहाँ पर, ये यहाँ पर गौड़ वंश, ये वेंगी के चालुक्य। उसके बाद हम बात कर रहे हैं पल्लवों की, उसके बाद हम बात कर रहे हैं चोल राजवंश की। हालांकि पल्लव राजवंश को भी इन्होंने अधिग्रहित कर लिया तो पल्लवों वाला क्षेत्र भी इनके पास आ जाएगा। और पांड्य राज्य यहाँ आपको दिखाई देता है सुदूर दक्षिण में। और यदि हम इस सीमा पर आ जाएं, पश्चिमी सीमा पर आ जाएं, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है और इस बड़े साम्राज्य के अंदर 3 राजवंश मुख्य रूप से देखने को मिल जाते हैं। और ये राजवंश कौन कौन से हैं? तो वातापी के चालुक्य, उसके बाद राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य। ठीक है, इनसे ऊपर छोटा सा एक राजवंश कदम वंश, जिसकी राजधानी बनवासी कर्नाटक रही। और ये बनवासी कर्नाटक का क्षेत्र थोड़ा सा आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर चेर राजवंश, और यही एक और जिक्र मैं करना चाहूँगा, ये वल्लभी के क्षेत्र में ही बाद में विकसित हुआ एक और राजवंश, और वो है अनहिलवाड़ा के गुजरात के चालुक्य। अनहिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य। तो इस मैप से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं वो हम देखने की कोशिश करें। देखिए, एक तो हमको ये समझ में आ रहा है कि चालुक्यों की 4 शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखाएं हैं? एक, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। भारत में चालुक्यों की कितनी शाखाएं रही? 4 शाखाएं रही। और हमें आज जो शुरू करना है वो मुख्य रूप से चालुक्य राजवंश को ही शुरू करना है। तो इस मैप को आपको कंठस्थ करने की आवश्यकता है सबसे पहले। जब तक आप इस मैप को एक बार बना के नहीं देखेंगे तब तक आपको दक्षिण भारत में समस्याएं निश्चित रूप से आने वाली है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम शुरू करते हैं बातचीत को और हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले एक राजवंश जिसका नाम है चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश की 4 शाखाओं का हमने जिक्र कर लिया। कौन कौन सी शाखाएं हैं तो वो आपके सामने हैं, देख लीजिए। ये कहलाते हैं पूर्वी चालुक्य। वेंगी का जो चालुक्य वंश है उसे पूर्वी चालुक्य कह सकते हैं। और इनका जो टाइमिंग रहा वो लगभग 620 से 1100 ईस्वी तक। ये साम्राज्य कब तक रहा बिल्कुल सीधा रटने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं डिस्कशन में ये चीज़ अनिवार्य बन जाती है कि हम इनके राजवंश के टाइम को ज़रूर जान पाएँ। इसके बाद बात करें वातापी के चालुक्य। वातापी के जो चालुक्य हैं इन्हें आप कह सकते हैं पश्चिमी चालुक्य। और पश्चिमी चालुक्य कौन से हैं? तो पश्चिमी चालुक्य वातापी के चालुक्यों को कहा जाता है। और इनका जो टाइमिंग रहा है वो लगभग 550 से लेकर 750 ईस्वी तक। ठीक है, इसके बाद बात करें कल्याणी के चालुक्यों की। और कल्याणी के चालुक्यों का जो टाइमिंग रहा वो कालांतर में रहे। कालांतर का मतलब क्या है? राष्ट्रकूट आए और राष्ट्रकूटों के बाद का टाइमिंग लगभग 950 से 1100 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा। और इनको पश्चिमी चालुक्य या पश्चवर्ती चालुक्य के नाम से भी जाना जाता है। और जो चौथी चालुक्यों की शाखा आपको हमने बताई वो कौन से हैं? अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य। तो इनका यदि हम बात करें अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य या लाट क्षेत्र के चालुक्य, लाट क्षेत्र मतलब गुजरात का जो क्षेत्र है उसके चालुक्यों की बात करें तो इनका टाइमिंग 942 से 1197 तक या इससे कहीं पूर्व तक स्वीकार किया जाता है। तो कुल मिलाकर चालुक्यों की 4 शाखाएं हमने देखी। कौन कौन सी?
वेंगी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्य। और यदि आपसे टाइमिंग के हिसाब से प्रश्न पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कौन से चालुक्य शासन कर रहे हैं, तो जो छोटा है अर्थात जो वेंगी का चालुक्य साम्राज्य जो बहुत छोटा सा है, सबसे ज़्यादा लंबा टाइमिंग इनका स्वीकार किया जाता है। इन चालुक्यों के बारे में कुछ कॉमन सी बातचीत हम कर लेते हैं। चालुक्य राजवंश के शासकों की उत्पत्ति या राजवंश की उत्पत्ति के बारे में कुछ मत हैं और उन मतों में सबसे महत्वपूर्ण मत माना जाता है चंद्रबरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का प्रारंभिक महाकाव्य माना जाता है, इन्होंने ये कहा कि भारत में 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति के बारे में एक इन्होंने मत दिया था। और वो मत ये है कि आबू पर्वत, राजस्थान में आबू पर्वत सिरोही जिला है, आबू पर्वत है, और उस आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। चंद्रबरदाई का मत पृथ्वीराज रासो में कि आबू पर्वत सिरोही राजस्थान में ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। और वो 4 राजपूत जातियां कौन कौन सी हैं, तो आपको याद रखना है चाचा और पापा कौन कौन सी हैं, एक बार देख लें। तो ये हैं चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, जिनको आप गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। कौन कौन से हैं ये? चौहान हैं, ये चालुक्य हैं, जिनको आप सोलंकी भी कह देते हैं। आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर सोलंकी शब्द का इस्तेमाल भी एग्जाम में किया जा सकता है। इसके अलावा परमार हैं और प्रतिहार हैं, जिन्हें हम गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक मत प्राप्त होता है कि इस तरह से 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। परंतु और ज़्यादा हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा विल्हण का। विल्हण की रचना है विक्रमांक देव चरित। और इस विक्रमांक देव चरित में विल्हण ने ये कहा कि चालुक्य राजवंश की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के चुलुक से हुई। ब्रह्मा के चुलुक से हुई। चुलुक मतलब हाथ में जो थोड़ा सा पानी होता है जिसमें उड़द का दाना डूब सकता है, इतना सा पानी जो होता है वो चुलुक कहलाता है। और वो उस ब्रह्मा के चुलुक से उत्पत्ति स्वीकार की गई है, किसकी? चालुक्य राजवंश की। और इसी चुलुक से चालुक्य शब्द की उत्पत्ति भी स्वीकार की जाती है। उसके अलावा बात करें तो इनका एक प्रसिद्ध अभिलेख है चालुक्यों का, और वो अभिलेख है बादामी या वातापी का अभिलेख। हम लोग यहाँ जब जिक्र कर रहे हैं तो ये बात आपको यहीं स्पष्ट कर लेनी है कि वेंगी के चालुक्यों की राजधानी वेगी, वातापी के चालुक्यों की राजधानी वातापी, कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी कल्याणी, और अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ा। ठीक है, तो राजधानी से इनका नामकरण है। तो यहाँ इनकी जो राजधानी थी बादामी या वातापी, उस वातापी के या बादामी के अभिलेख से इनको हारिति पुत्र स्वीकार किया गया है और मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण माना गया है। क्या माना गया है? मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण। देखिए, मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण स्वीकार किया गया है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कहाँ पर इन्हें ब्राह्मण माना गया, ब्रह्मा के चुलुक से उत्पत्ति किस रचना में प्राप्त होती है, या चंद्रबरदाई के अनुसार इनकी उत्पत्ति का संदर्भ क्या है चालुक्यों की। तो ये आपको 3 मत मुख्य रूप से मैंने आप बता दिए हैं कि ब्रह्मा के चुलुक से उत्पत्ति का संदर्भ विल्हण की विक्रमांक देव चरित में और बादामी अभिलेख में हारिति पुत्र मानव्य गोत्री ब्राह्मण माना गया। और चंद्रबरदाई की बात माने तो 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ से हुई, जिसमें चालुक्य भी थे। चालुक्य राजवंश की 2-3 विशेषताओं को यहाँ पर और जिक्र कर लेता हूँ मैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें करनी है। एक तो ये ध्यान रखना है कि इनकी सबसे बड़ी विशेषता जो रही है, इन्होंने महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्तियाँ दी हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्तियाँ देने वाला भारत का प्रमुख राजवंश कौन सा रहा, तो वो कौन सा है? वो चालुक्य हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि चालुक्यों ने संस्कृत में अपने लेख लिखवाए हैं।
काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में लेख कौन सी भाषा के लेख हैं, तो इनके मुख्य रूप से संस्कृत के लेख हैं। और आपको बताएं ये प्राय वैष्णव हैं, ज़्यादातर चालुक्य जो हैं वो कौन है, वो वैष्णव है। हालांकि अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्यों ने इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। बहुत फेमस रहता है कि कौन सी चालुक्य शाखा ने जैन धर्म को संरक्षण दिया है, तो अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्यों ने। और आपको बताएं जो राजस्थान के सिरोही में देलवाड़ा के जैन मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उन जैन मंदिरों का निर्माण किन्होंने कराया, तो गुजरात के चालुक्यों ने, अनिलवाड़ा गुजरात के चालुक्यों ने कराया। तो इसका मतलब इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। और वैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि मूल रूप से ये लोग क्या रहे हैं, वैष्णव रहे हैं। और वैष्णव होने की वजह से ही विष्णु के अवतार वराह को इन्होंने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। प्रश्न पूछा जाता है वराह को राजकीय चिन्ह बनाने वाला राजवंश कौन सा है, तो आपको यहाँ पर आंसर देना होगा कि ये चालुक्य राजवंश है। ठीक है, तो ये भी इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको ध्यान रखना है। और चालुक्य जो रहे उन्होंने भारत के मुख्य क्षेत्रों पर शासन किया। इनके बारे में ये कहा जाता है, अगर मैं हेनसांग के जिक्र को लेकर चलूं तो हेनसांग ने वातापी के चालुक्य या चालुक्यों के बारे में कॉमन ये बातचीत की है कि इनमें बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे, और यदि कोई योद्धा युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर आ जाता था, अर्थात कायरता का प्रदर्शन करता था, तो उसे सरे राह अपमानित किया जाता था, महिलाओं के वस्त्र पहनाए जाते थे। इस तरह का जिक्र मिलता है, तो इसका मतलब बहुत बड़े योद्धा के रूप में हमें चालुक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो चालुक्य राजवंश के बारे में, चालुक्यों की 4 शाखाओं के बारे में ये हमारी बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और अब हम एक एक करके सभी चालुक्यों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि हम कालक्रमानुसार चलने का प्रयास करेंगे, तो सबसे पहले हमारे हैं वातापी के चालुक्यों के बारे में। शुरू करते हैं वातापी के चालुक्य। कहाँ पर हैं वो हमने मैप में देख लिया, और लगातार मैप का यूज़ करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो दक्षिण भारत का इतिहास समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वातापी के चालुक्य। और वातापी के चालुक्यों का टाइमिंग हम लोग देख चुके हैं। इनका जो टाइमिंग रहा वो लगभग 550 से 750 ईस्वी के मध्य। ठीक है, लोकेशन आपको बता दी है। इनकी राजधानी वातापी, कर्नाटक, जिसे बादामी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एक कॉमन विशेषता से बात को शुरू करते हैं। वातापी के चालुक्य शासकों की यदि हम बात करें तो इनकी 3 उपाधियां आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी, जो लगभग सभी शासकों ने ग्रहण की हैं। प्रश्न आया हुआ है तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। श्री वल्लभ, श्री पृथ्वी वल्लभ और सत्याश्रय। सत्य को आश्रय प्रदान करने वाले, विष्णु के भक्त, इस तरह की उपाधियां आपको यदि देखने को मिलती हैं तो इसका मतलब ये किसकी है, वातापी के चालुक्यों की है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात एडिट कर दूं, ये दोनों उपाधियां परमारों ने भी धारण की हैं। परमार वंश के मुंज का नाम हम लोगों ने सुना है, और उन्होंने भी इस तरह की उपाधि धारण की है। तो यदि आपसे कहा जाए कि श्री वल्लभ और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियां किन राजवंशों के शासकों ने ग्रहण की, तो उसमें आपको वातापी के चालुक्य भी रखने होंगे और परमार भी रखने होंगे। पर सत्याश्रय यदि शामिल कर देंगे तो प्राय ये केवल वातापी के चालुक्य राजवंश की ही उपाधियां हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनका संस्थापक कौन है और इनकी लोकेशन क्या है। तो जैसा कि हमने मैप में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की, यहाँ पर कदम्ब वंश का शासन था, और इसी कदम्ब वंश के शासन, कदम्ब वंश और कदम्ब वंश के जो राजधानी थी बनवासी कर्नाटक थी। तो इसको मैं थोड़ा सा ये इस क्षेत्र तक ले जाऊं, बड़ा क्षेत्र था इनका। इस बनवासी कर्नाटक राजधानी में जो कदम्ब वंश के शासक थे, इन्हीं के सामंत के रूप में हमें 2 नाम प्राप्त होते हैं, और वो 2 नाम कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। एक तो जयसिंह और एक रणराग।
जय सिंह और रणराग, ये दो नाम हमें चालुक्य, वातापी के चालुक्य शासकों के अभिलेखों से प्राप्त होते हैं। हालांकि इनकी कोई भी ऐसी उपाधि प्राप्त नहीं होती है, जैसा कि महाराज की उपाधि, महाराजाधिराज की उपाधि, कोई ऐसी उपाधि प्राप्त नहीं होती जिससे इनके स्वतंत्र शासक होने की जानकारी मिले या इनकी उपलब्धियों के बारे में कोई भी संदर्भ हमें प्राप्त नहीं होता। परंतु ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो राजवंश की शुरुआत है वो इन दोनों से हुई और ये कदम वंश के सामंत के रूप में थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि वातापी के चालुक्य प्रारंभिक रूप से किस राजवंश के सामंत थे। ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये किसके सामंत थे, कदम वंश के सामंत थे। और इन दो सामंतों के नाम जयसिंह और रणराग हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेता है प्रतिपादक संस्थापक कौन है राजवंश का, तो प्रारंभिक तौर पर आपको जयसिंह यदि ऑप्शन होगा तो आपको यही आंसर करना पड़ेगा। परंतु अगर वास्तविक अर्थों में देखें तो इस राजवंश का प्रथम प्रतिपादक संस्थापक जो है उसका नाम है पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन फर्स्ट, और पुलकेशिन फर्स्ट का जो टाइमिंग है, यदि मैं ये कहूँ कि 550 से 576 के आसपास कहीं रहा है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। 567 के आसपास, 567 के आसपास रहा है, 567 के आसपास रहा है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में हमें ये मिलता है कि इन्होंने प्रारंभिक तौर पर वातापी को राजधानी बना लिया और अपनी प्रारंभिक स्वतंत्र सत्ता को स्थापित कर लिया। अब निश्चित रूप से जब आपने वातापी को राजधानी बनाया है तो आपका कदम वंश के साथ विवाद हुआ होगा, ऐसी संभावना है। और विवाद होने के साथ ही आपने कदम वंश का कुछ दमन किया है और उस दमन के बाद ही आप वातापी को कर्नाटक के क्षेत्र में राजधानी बनाने में सफल हो गए। तो आप प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में इन्हें देख सकते हैं। प्रथम स्वतंत्र शासक के रूप में यदि आपको वातापी के चालुक्यों में बात करनी होगी तो पुलकेशिन फर्स्ट की ही करनी होगी। ठीक है, तो आपने वातापी को राजधानी बना दिया और यहाँ पर एक इनका लेख मिलता है जिसे बादामी लेख या वातापी लेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। वातापी को प्रथम राजधानी कौन बनाएगा, इन दोनों ने तो सामंत के रूप में काम किया या राज्यपाल के रूप में काम किया है। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन दिखाई देता है, तो पुलकेशिन फर्स्ट दिखाई देता है। वातापी को राजधानी बनाएंगे और इनका एक बादामी लेख या शिलालेख प्राप्त होता है और इस शिलालेख में शक संवत का प्रयोग मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कन्नड़ भाषा का प्रथम अभिलेख स्वीकार किया जाता है। कन्नड़ भाषा का प्रथम शिलालेख क्या अभिलेख कौन सा माना जाता है, तो बादामी लेख माना जाता है। ठीक, अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि पुलकेशिन फर्स्ट ने यहाँ पर विजय प्राप्त की है, निश्चित रूप से कदम्बों को कहीं ना कहीं इन्होंने हराया होगा और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है, तो यहीं पर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का प्रतिपादन या संपादन किया है। अश्वमेध यज्ञ हम लोग जानते हैं कि घोड़े के माध्यम से एक विशाल साम्राज्य या अपने साम्राज्य का सीमांकन करने का एक प्रकार होता था, वैदिक सभ्यता युग में पढ़ा हमने। तो अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय भी किसे दिया जाता है, पुलकेशिन फर्स्ट को दिया जाता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि पुलकेशिन फर्स्ट ने यहाँ पर अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर लिया। ठीक है, इनके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें प्राप्त नहीं होती हैं, फिर भी ये प्राप्त होता है कि वो प्रथम शासक के रूप में ये महाराज की उपाधि धारण करने वाले रहे। महाराज की उपाधि से ये तय होता है कि निश्चित रूप से इन्होंने राजा के रूप में शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पुलकेशिन फर्स्ट के बारे में आपको ये बातें जरूर ध्यान रखनी है। वातापी को राजधानी बना दिया, बादामी लेख मिलता है, उपलब्धियों का जिक्र कुछ मिलता है यहाँ से, अश्वमेध यज्ञ करा दिया और कदम्बों को कहीं पराजित करते हुए महाराज की उपाधि धारण कर ली। परंतु अभी भी कहानी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुई और स्पष्ट ये नहीं हुई कि इन्होंने पूरी तरह से कदम्ब वंश का खात्मा नहीं किया और उस खात्मे के लिए आएंगे एक और शासक और उस शासक का नाम होगा कीर्तिवर्मन फर्स्ट। कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो हैं, ये नाम आपको ध्यान रखना है।
567 से लेकर 597 तक, केवल 6 की जगह 9 हो गया। और यहाँ पर इनका शासन माना जाता है। कीर्तिवर्मन फर्स्ट ने इस राजवंश की कीर्ति को बढ़ा दिया। और आपको बताएं, इन्होंने कदम्बों का पूरी तरह से दमन कर दिया। कदम वंश को पूरी तरह से नष्ट करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। हालांकि फिर भी माना जाता है कि कदम वंश की कुछ शाखाएं वहाँ पर रह गई, परंतु कदम्बों का दमन करने का श्रेय दिया जाता है किसे? कीर्तिवर्मन फर्स्ट को। और इस वजह से इन्हें वातापी का प्रथम निर्माता माना जाता है। यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्ट से आपको लेकर चलता हूँ मैं। यदि आपसे ये कहा जाए कि वातापी नगर की स्थापना और वातापी को राजधानी बनाने का श्रेय, वातापी के दुर्ग के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है, तो वो पुलकेशिन फर्स्ट को दिया जाता है। वातापी नगर की स्थापना, दुर्ग की स्थापना या वातापी को राजधानी बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो पुलकेशिन फर्स्ट को दिया जाता है। परंतु इन्होंने कदम्ब वंश पर जिस तरह से एक बड़ी विजय प्राप्त की और पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया, या यूं कहिए कि अपने साम्राज्य में कदम्ब वंश के बहुत सारे क्षेत्रों को जब समाहित कर लिया, तो वातापी का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है, तो वातापी का प्रथम निर्माता कीर्तिवर्मन फर्स्ट को कहा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, दुर्ग और नगर का निर्माण पुलकेशिन फर्स्ट ने ही करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि इन्होंने कदम वंश के किस शासक को हरा दिया। तो अजय वर्मा नाम का कोई शासक था और उसको इन्होंने पराजित कर दिया और कदम वंश पर पूरा नियंत्रण बनाते हुए उनसे बहुत सारे क्षेत्र छीन लिए, कदम वंश को प्राय समाप्त कर दिया और वातापी के प्रथम निर्माता के रूप में हमें कीर्तिवर्मन फर्स्ट का नाम प्राप्त होता है। और इसी के साथ इन्होंने गोवा कोंकण के क्षेत्र में, जिसे रेवती द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, गोवा के क्षेत्र को, इस रेवती द्वीप या गोवा के क्षेत्र पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। किसने स्थापित कर लिया? देखिए, इस क्रम को आपको बिल्कुल बना के रखना है कि जैसे जैसे राजा आते जाएंगे वो एक एक क्षेत्र को जोड़ते जाएंगे। और एग्जाम में हमसे इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि पुलकेशिन फर्स्ट आए तो उन्होंने क्या किया, वातापी, फिर दूसरे आए तो इन्होंने क्या किया, कीर्तिवर्मन ने वातापी के अलावा कदम वंश का भी नाश कर दिया और उसके अलावा रेवती द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वाले आएंगे तो ये गुजरात तक के क्षेत्रों को और अन्य क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो इस तरह से हमको बढ़ते हुए समझना है कि कैसे इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। चलिए, अब तक हमने इस पृष्ठ में 4 राजाओं को पढ़ा, जयसिंह, रणराग जिनको हम सामंत के रूप में मान रहे हैं कदम वंश के, उसके बाद पुलकेशिन फर्स्ट की उपलब्धियों को देखा हमने, और अब हमने बात की कीर्तिवर्मन फर्स्ट के बारे में।